सभी बच्चों एवं सभी अभिभावकों को उज्ज्वल क्लासेज की ओर से राजेंद्र कुमावत का नमस्कार। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में जो वैदिक गणित का था उसमें हमने अध्ययन किया था निखिलम विधि की सहायता से भाग संक्रिया करना, और जो कि एक मुख्य विधि थी। अब दूसरी विधि की चर्चा करें हम, वो होती है परावर्त्य योजित सूत्र से भाग संक्रिया करना। सेम उसी की तरह है जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, निखिलम विधि थी, वो उसी पे आधारित विधि है। तो आइए हम जान लेते हैं कि परावर्त्य योजित का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमें इस शब्द का अर्थ आना चाहिए। इस शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? विलोम संक्रिया के द्वारा हल करना। प्रश्न को परावर्त्य योजित का मतलब होता है विलोम संक्रिया है, या आप इसको पक्षांतरण की सहायता से भी हल करना बोल सकते हो। यानी कि इसमें पक्षांतरण या विलोम संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्द एक ही है, विलोम संक्रिया या पक्षांतरण। यहाँ पे दोनों शब्द काम में लिए जा सकते हैं। विलोम का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ प्लस की थी वो माइनस की हो जाती है, माइनस की थी वो प्लस की हो जाती है। जो चीज़ गुणा में थी वो किस में आ जाती है? भाग में आ जाती है, और भाग वाली गुणा में हो जाती है। हालांकि इसमें इतना कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं है। बहुत सिंपल विधि है। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपको ये विधि आज मैं समझा दूंगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। दूसरी चीज़ होती है ये विधि कब उपयोगी होती है। ये विधि कब उपयोगी होती है तो इसके लिए जो भाजक और भाज्य होते हैं उन पे नज़र में फिर से डाल देता हूँ आपकी। भाज्य और भाजक क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई संख्या है, इसमें आप भाग दे रहे हो 116 का। किसका भाग दे रहे हो? 116 का भाग दे रहे हो। तो आपका ये वाला क्या है भाई? भाज्य बनेगा, और ये अगला जो है वो क्या है? आपका भाजक होगा। ये तो आप सभी को पता होगा कि भाज्य और भाजक क्या होता है। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है, ये विधि कब प्रभावी होती है, मैं पहली विशेषता इसमें लिखने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। पहली विशेषता ये होती है कि जो भाजक होता है ना अपना, उसका आधार 10 या 10 के निकटतम घात के रूप में होना चाहिए। भाजक का आधार 10 या 10 की घात के रूप में होना चाहिए, के रूप में होना चाहिए। बहुत सिंपल सी है, हालांकि इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमें तो अगला ये देगा प्रश्न में कि इस विधि की सहायता से ज्ञात करो, तो आपको तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। वो मेथड लगा देना आपको, तो जो विधि का जो मेथड है, जो नियम कायदे हैं, वो आपको लगा के प्रश्न को सोल्व करना है। इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर भी हम जान लेते हैं कि ये विधि कब प्रभावी होती है, जब भाजक का आधार 10 या 10 की घात के रूप में होता है। ठीक है। साथ ही फिर हम क्या करेंगे, दूसरे में भाजक का जो यहाँ पे आधार लिया है, तो भाजक का आधार से विचलन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? विचलन ज्ञात करेंगे। भाजक का आधार से विचलन ज्ञात करके देखते हैं कि विचलन के सभी अंक 5 से छोटे हो तो ये विधि अधिक प्रभावी होती है। यदि विचलन का अंक 5 से बड़ा आ जाता है तो आपने कक्षा 9th में देखा होगा एक विनकुलम संख्या पद्धति, यानी कि आपने विनकुलम मेथड में बदलना होता है। फिर सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदल देते हैं, और उसको बड़ा आता है उसको छोटा कर लेते हैं। तो आपने 9th में पढ़ा होगा। आप रिवीजन करना, 9th की बुक को उठा के देखना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोई संख्या जैसे ये है आपके पास 29 है, उसको आपको विनकुलम में बदलना है। तो पहली संख्या को 10 में से घटाते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। फिर लास्ट में जो संख्या बचती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 31 का बाहर बन जाएगा। और इसको वापस सामान्य संख्या में बदलना हो तो वापस वही तरीका है। पहली संख्या को 10 में से घटा लेते हैं, क्या आ जाएगा? 9। और जिसके ऊपर ये भार नहीं लगा हुआ है उसमें से हम क्या कर देंगे? वापस 1 घटा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा?
29 बन जाएगा। इस प्रकार से यदि संख्या 5 से बड़ी है तो उसको विनकुलम में बदल के उसको छोटा बना लिया जाता है, फिर बाकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये मेथड कहीं पे काम में नहीं आने वाला। अपने जो बुक में जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद में तीसरा तरीका होता है, इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूल होता है इसका, विधि प्रभावी कब होगी। जो यहाँ पे भाजक दिख रहा है आपको, भाजक का पहला अंक, भाजक का पहला अंक 1 होता है, तब ये विधि अधिक प्रभावी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी है, आपको दिख रहा होगा कि भाजक का आधार 10 या 10 की घात के रूप में होना चाहिए। फिर आधार से विचलन निकाले, विचलन के सभी अंक 5 से छोटे होने चाहिए। यदि 5 से बड़ा है तो उनको समायोजित किया जा सकता है विनकुलम संख्या की सहायता से, और भाजक का पहला अंक 1 होता है, तो ये विधि अधिक प्रभावी होती है। परावर्त्य योज्य सूत्र की सहायता से हम भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विधि तब कारगर होती है जब ये चीज़ें उनमें देखने को मिलती है, भाजक के लिए ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये विधि अधिक प्रभावी होती है। और अभी हम एक प्रश्न कर लेते हैं और प्रश्न से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये विधि सेम निखिलम विधि के डिट्टो है, निखिलम विधि की डिट्टो कॉपी है। केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें केवल एक स्टेप ज़्यादा है। वो स्टेप कौन सी है वो देखते हैं। देखो एक प्रश्न ले लेते हैं हम, जो आपकी बुक का उदाहरण है। उदाहरण नंबर कौन सा है, देखो ये उसमें तो उदाहरण है, नंबर का पता नहीं मेरे को, मैं लिख रहा हूँ 3,95,166, 3,95,166 में आपको भाग देना है दोस्तों 1321 का भाग देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 1321 का भाग देना है। किस में भाग देना है, 3,95,166 में भाग देना है। तो सेम तरीका होता है इसका। इधर हम संकेत लिख लेंगे, संकेत लिखते भाई, आपको समझाने के लिए मैं संकेत लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको फेयर कॉपी में भी आपको संकेत लिखना ज़रूरी है, अन्यथा पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य ये है आपका 3,95,166, 3,95,166 भाज्य है। और भाजक क्या है, भाजक क्या है भाई, 1321 आपका क्या है, भाजक है। इतना हो गया। उसके बाद में आप भाजक के लिए आधार देखोगे, भाजक अपना क्या है 1321 है, तो आधार क्या बनेगा दोस्तों, 1321 के लिए आधार क्या होगा, 10 या 10 की घात के रूप में होता है। तो यहाँ पे 1000 इसका क्या आएगा, आधार आएगा, क्योंकि ये 1000 वाली लाइन का अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे आधार 1000 लेंगे, यानी कि 10 की घात 3, कहने का मतलब 1000 इसका क्या हो गया, आधार हो गया। अब इसमें विचलन की आवश्यकता पड़ती है, पूरक अंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी होती है, विचलन की आवश्यकता होती है। विचलन कैसे निकलता है दोस्तों, विचलन आपको निकालना पड़ेगा। विचलन का सूत्र क्या था, संख्या माइनस आधार। विचलन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, संख्या माइनस आधार होता है। तो संख्या कितनी है, 1321 है, माइनस आधार करोगे तो क्या आएगा भाई, 321, ठीक है। विचलन क्या आ गया, 321। तो विचलन के सभी अंक यहाँ पे जो आ रहे हैं, अपनी जो शर्त थी उसमें कि विचलन के सभी अंक 5 से छोटे आने चाहिए, तो इस एग्जाम्पल में 5 से छोटे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ी रिलीफ है, कोई बड़ा नहीं आया। यदि बड़ा आता तो इनको विनकुलम की सहायता से बदल लेते, इस संख्या को विनकुलम संख्या की सहायता से बदल लेते। सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलना मैंने अभी बताया था। पहली संख्या में हम पहली संख्या जो दिखती है उसको 10 में से घटा लेते हैं और उसके ऊपर बाहर लगा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या को 9 में से घटाते और लास्ट वाली संख्या में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते थे। इस प्रकार से ये विनकुलम में बदली जा सकती थी, परंतु यहाँ पे सभी अंक 5 से छोटे हैं, इसलिए हम इसको विनकुलम में नहीं बदलेंगे, ओके। इसके बाद में क्या होता है,
इधर आते हैं हम, इधर वाले पार्ट को हम दो ऊर्ध्वाधर लाइनों की सहायता से 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, जो कि कल हमने किया था वही सेम तरीका है। ये आपका प्रथम खंड हो गया बच्चों, और ये आपका द्वितीय खंड हुआ, द्वितीय खंड सेम तरीका है, तृतीय खंड। अभी तक हमने क्या चीज़ अलग की है, यहाँ पे वहाँ पे पूरक अंक देखते थे और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, विचलन देख रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ परावर्त्य योजित सूत्र, यानी कि विलोम करना है आपको, जो विचलन आएगा ना उसका विलोम भी करना है। विलोम करने का मतलब जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भाजक। मैं थोड़ा सा इशारा करके आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं प्रथम खंड में, भाजक। भाजक क्या है भाई, 1321 है। भाजक क्या है अपना, 1321 है। भाजक क्या है, 1321 है। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे विचलन। क्या लिखेंगे, विचलन। विचलन आ गया। अब देखो विचलन जो आपको दिख रहा है वो कितना आया था, हमारे 321 आया था। विचलन क्या है, 321 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 321। 321 का मतलब समझना आपको, अलग अलग अंक है यहाँ पे। पहला अंक 3, दूसरा अंक 2 और तीसरा अंक क्या है, 1 है। अब विचलन लिखने के बाद में फिर नीचे लिखेंगे परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो संख्या प्लस की थी उसको माइनस की कर देनी है, और माइनस की थी उसको क्या कर देनी है, प्लस की कर देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 किसका दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, तो ये 3 किसका हो गया, माइनस का। 2 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। और 1 भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को लिख लेंगे। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख लेंगे, -3, -2, -1। अब आपको 9th में बताया गया होगा कि वैदिक गणित में कोई संख्या माइनस की लिखी हुई है, जैसे -1 लिखा हुआ है, तो आप उसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 के ऊपर ये बाहर का चिन्ह लगा दोगे, विनकुलम का चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, बाहर का चिन्ह लगा दोगे। इसका मतलब यह होगा कि ये संख्या माइनस की है, हम ये मान लेंगे कि ये संख्या माइनस की है। तो यहाँ पे -3, -2, -1 दिख रहा है। ये कैसे आया, -3, -2, -1 कैसे आया है, जो विचलन आता है ना उनके चिन्ह बदल देते हैं। 3 का चिन्ह प्लस का था, माइनस का हो गया। 2 का चिन्ह प्लस का था, माइनस का हो गया। और ये भी माइनस का हो गया, 1 भी। ठीक है। और जब कोई माइनस की संख्या होती है तो उसके ऊपर बाहर लगाकर माइनस हटा लिया जाता है। इस बाहर का मतलब ही हम क्या समझेंगे कि ये संख्या माइनस की है। तो आप चाहो तो यहाँ से माइनस हटा सकते हो, और यदि आपकी मर्ज़ी है कि मैं तो माइनस नहीं हटाऊँगा, तो आप माइनस लगे भी रहने दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कैलकुलेशन में माइनस ही मान के चलेंगे, जिसके ऊपर बाहर का चिन्ह लगा हुआ है उसको हम माइनस मान के ही सोल्व करेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का तरीका सेम क्या है, वो का वही है। आगे का जो तरीका है ना वो निखिलम विधि पर ही आधारित है। ये इतना काम हमने कर लिया प्रथम खंड में। तृतीय खंड की बात करते हैं। आधार में जितने जीरो हैं, आधार में जितने जीरो हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो है भाई, 3 जीरो। आधार में कितने जीरो दिख रहे हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं। तो भाज्य के 3 अंक इकाई की ओर से आपको तृतीय खंड में लिखना है। भाज्य के 3 अंक इकाई की ओर से तृतीय खंड में लिखना है। सेम तरीका वही है, कल भी मैंने ऐसा ही बताया था आपको निखिलम विधि के लिए। तो यहाँ पे इकाई की ओर से 3 अंक लिखेंगे, तो 1, 6, 6 यानी कि 166 आ जाएगा। अंकों के बीच में थोड़ा सा गैप दे लेना आप, ताकि व्यवस्थित लगे हमें। ठीक है, ये अंक व्यवस्थित लगे, अलग अलग ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप रखना। क्यों रखना है गैप, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे प्रश्न को सोल्व करेंगे तब। इसके बाद में आधार में जितने जीरो थे आपने उतने अंक इकाई की ओर से तृतीय खंड में रख लिए हैं। अब शेष जो अंक बच रहे हैं हमारे पास उनको द्वितीय खंड में रखना है। तो यहाँ पे द्वितीय खंड में क्या रखेंगे हम, 3, 9, 5, 3, 9, 5।
ठीक है, ये 3 अंक आ गए, ये 3 अंक इधर आ गए थे। 3 अंक क्यों आए थे? क्योंकि आधार में 3 जीरो थे, इसलिए आए थे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेम तरीका है, पहले अंक को ऐसे के ऐसे ही आपको यहाँ पे उतार देना है। तो आप चाहो तो उधर संकेतों में लिख सकते हो, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 3 को उतार दिया। आप चाहो तो यहाँ पे संकेतों में लिख सकते हो कि द्वितीय खंड में प्रथम अंक को भागफल वाले कॉलम में नीचे उतार देते हैं या नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये द्वितीय खंड किसको व्यक्त करता है, भागफल को, और ये तृतीय खंड में जो यहाँ पे जो मान आएगा वो किसको व्यक्त कर रहा है, शेषफल को व्यक्त कर रहा है। तो द्वितीय खंड का जो प्रथम अंक होता है उसको हम ऐसे के ऐसे ही नीचे लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि द्वितीय खंड में 3 को नीचे लिखते हैं। आप यहाँ पे लिख लेना, द्वितीय खंड में जो प्रथम अंक 3 है उसको हम भागफल के स्थान पर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। उसके बाद में हम कल की बात करें, निखिलम मेथड की बात करें, तो यहाँ पे कौन होता था, पूरक अंक होता था। कौन होता था, पूरक अंक होता था, और उससे संक्रिया करते थे। आज यहाँ पे पूरक अंक नहीं है, कौन सा अंक है, परिवर्तित अंक है। परिवर्तित अंक के साथ संक्रिया होने वाली है। यहाँ पे कौन सा अंक के साथ संक्रिया होने वाली है, परिवर्तित अंक के साथ संक्रिया होने वाली है। जो यहाँ पे भागफल का अंक 3 दिख रहा है आपको, जो पहला अंक आपने उतारा है, इस 3 को आप किससे गुणा करोगे, इधर वाले 3 से गुणा करोगे। ठीक है, प्रथम अंक से गुणा करोगे इधर से। परिवर्तित अंक का प्रथम अंक ये है -3, 3 के ऊपर बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब -3 है। तो 3 से गुणा होता है तो क्या आता है भाई, 9 आता है। और माइनस का 3 था तो ये भी माइनस का 9 आएगा। तो इसके ऊपर में मैं क्या लगा दूंगा, बाहर का चिन्ह लगा दूंगा। और यहाँ पे 3 जो है फिर दूसरे अंक से गुणा होगा तो 3 दूनी क्या आएगा, 6 आएगा। इसके ऊपर बाहर का चिन्ह है, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसके ऊपर भी बाहर लगा देंगे। ठीक है, एक एक अंक आगे लिखना है। ऐसा नहीं है कि सभी अंक यहाँ लिखने हैं, आपको एक अंक यहाँ पे, फिर दूसरा अंक अगले अंक के नीचे, तीसरा अंक जो आएगा वो अगले अंक के नीचे लिखना है। फिर आप 3 को किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। यहाँ पे 1 के ऊपर भी बार लगा हुआ है तो ये क्या बनेगा आपका, -3 बनेगा। इसके ऊपर भी क्या आ गया, बाहर आ गया। जब ये अंक तीनों अंकों से गुणा हो जाएगा तो गुणा होने के बाद में जो अंक आएंगे उनको हम अगले अंकों के नीचे लिख देंगे। इतना कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है मित्रों कि अब जो द्वितीय खंड है उसमें अगले कॉलम को आपको जोड़ देना है। ठीक है, अगला कॉलम तो यही है अपना, यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा कि नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब सेम प्रक्रिया वो की वही है। देखो ये 0 किससे गुणा होगा, इधर से गुणा होगा परिवर्तित अंक से, -3, -2 और -1 से गुणा होगा। तो -3 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। आपको यहाँ पे 0 लिखना है। फिर 0 किससे गुणा होगा, 2 से, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 किससे गुणा होगा, 1 से, तो क्या आएगा, फिर से 0 आएगा। तो इतना कर लिया आपने। जब तीनों अंकों से गुणा हो गया फिर से आपको एक कॉलम को जोड़ना है। तो इस कॉलम को जोड़ दो आप। यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 6 है। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये क्या है, माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 आ रहा तो मैं 1 के ऊपर बाहर का चिन्ह लगा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस का 1 आ चुका है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, माइनस का 1 अब किन से गुणा होगा, फिर से परिवर्तित अंकों से गुणा होगा। तो -1 को आपने गुणा किया किससे, -3 से। ये वाला -1 इस वाले अंक से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे फिर 1 किससे गुणा होगा, -2 से। ये 1 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है, तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा प्लस का। और फिर 1 से 1 गुणा होगा तो ये भी प्लस का 1 बन जाएगा। अब दोस्तों आप देखोगे जो लास्ट का अंक 6 था, हम उसके नीचे पहुंच चुके हैं, उसके जस्ट नीचे अंक आ चुका है, प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।
अब कुछ नहीं करना है आपको, अब तो आपको जोड़ बाकी करना है। भाग की प्रक्रिया, जो मेथड की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई है। अब हम योग कर देते हैं। इधर 6 और 1 कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। 6 और 2 कितना हुआ? 8 हुआ। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, यहाँ पे बाहर का चिन्ह लगा दिया तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 3 है और प्लस का 3 है। तो ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये तो दोनों कट गए, 0 हो गए। अब क्या बच गया? 1 बच गया आपके पास। क्या बचा? 1 बचा। अब देखो आपके पास यहाँ पे भागफल क्या आ रहा है? भागफल क्या आ रहा है? भागफल ये वाला कॉलम किसको व्यक्त करता है आपका? कल भी मैंने बताया था, भागफल को व्यक्त करता है, भागफल को व्यक्त करता है। और ये किसको व्यक्त करता है? शेषफल को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? शेषफल को व्यक्त करता है। तो थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ, मैं संकेतों के नीचे लिख देता हूँ। समझना आपको है, ठीक है, समझाना मेरे को है, समझना आपको है, नोट्स आपको बनाने हैं। फिर मेरी गारंटी आपको समझ में नहीं आए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। यदि आपसे पहले किसी इंसान ने काम किया है, किसी काली खोपड़ी वाले ने किसी काम को अंजाम दिया आपसे पहले, तो मुझे पूरा विश्वास है आप भी उस कार्य को कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो भागफल आ रहा है उसमें माइनस है, भागफल में माइनस की संख्या आपको दिख रही है, यानी कि ये भागफल किस में आ गया? विनकुलम में लिखा हुआ है। विनकुलम संख्या पद्धति के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, 3 0 1 आ रहा है। और शेषफल तो अपना सही आ रहा है, शेषफल सामान्य संख्या में लिखा हुआ है। शेषफल का मान 187 आ रहा है, शेषफल का मान 187 आ रहा है, जो कि शेषफल का मान 187 आ रहा है, जो कि इससे छोटा है, इससे भाजक से छोटा है। तो वो वाली समस्या भी समाप्त है यहाँ पे। अब समस्या केवल ये आ रही है कि जो भागफल आया था उसमें माइनस का चिन्ह दिखने को मिल रहा है, तो आपको इस माइनस को उठाना है, ठीक है, इस माइनस वाले चिन्ह को हटाना है। यानी कि ये संख्या विनकुलम संख्या में लिखी हुई है, आपको इसको सामान्य संख्या में तब्दील करना है, बदलना है। सामान्य संख्या में कैसे बदलते हैं मित्रों? इस संख्या को सामान्य संख्या में कैसे बदलोगे? मैंने आपको बताया था, कोई संख्या यदि विनकुलम संख्या में लिखी हुई है तो उसको सामान्य संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले जो इकाई की संख्या होती है उसको 10 में से घटा दिया जाता है और जो अंक आएगा वो लिख दिया जाएगा। 10 में से आप घटाओ, क्या आया भाई? यहाँ पे 1 है, 10 में से इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। जो अगली संख्या है, पहली संख्या वो 10 में से घटाना है और शेष संख्याएं बच रही है उनको 9 में से घटाना है। तो यहाँ पे 0 है, 9 में से घटाओगे क्या आएगा? 9 आएगा। लास्ट की जो संख्या है जो कि क्या है? 5 से छोटी है, ठीक है, उसके ऊपर बाहर नहीं लगा हुआ है। लास्ट संख्या आ रही है आपकी 3, तो इसमें क्या करना है? 1 घटा देना है। 1 घटाओगे क्या आ जाएगा? 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? 299। भागफल क्या आ गया? 299। शेषफल क्या आ गया? 187 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 187 आ गया। एक बार फिर से समझ लेना मैंने कैसे बदला है इनको। पहली संख्या होती है उसको 10 में से घटाते हैं, दूसरी संख्या को 9 में से घटाते हैं और लास्ट वाली संख्या में 1 कम कर देते हैं, लास्ट वाली संख्या में 1 कम कर देते हैं, तो ये सामान्य संख्या में बदल जाता है। वापस आपको इनमें बदलना हो, विनकुलम में बदलना हो, पहली संख्या को 10 में से घटाते हैं, बाहर का चिन्ह लगा देते हैं, दूसरी संख्या को 9 में से घटा देते हैं, 9 में से घटाओगे तो 0 आएगा और 0 के ऊपर बाहर का चिन्ह नहीं लगाया जाता है और लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आपकी ये प्रोसेस पूरी हो गई। आपको आंसर मिला 299 और शेषफल मिला है 187 और ये प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम अपनी प्रश्न वाली के जो प्रश्न है, चैप्टर के जो प्रश्न है, इस विधि पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो कर लेते हैं। ओके, चलो मैं इसको मिटाता हूँ। जितने भी डाउट हैं वो आपके अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो पर बने रहिए, अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल पाए। ठीक है, वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके कि इस कार्यकाल के दौरान इस न्यू सेशन में क्लासें बहुत प्रभावित होगी और हमें सिलेबस ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, अपने जो चैप्टर नंबर
1 है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 1154 में 103 का भाग देना है। 1154 में 103 का भाग देना है आपको। 1154 में भाग देना है 103 का। 1154 में किसका भाग देना है? 103 का भाग देना है। कौन सी विधि की सहायता से देना है? परावर्त योजित सूत्र की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका है अभी जैसा किया था आपने। भाज्य भाजक संकेत में लिखेंगे, संकेत में लिख देंगे। भाज्य क्या है आपका? 1154। भाजक क्या है भाई? 103। भाजक क्या है? 103। भाजक के लिए आधार क्या रखोगे आप यहाँ पे? 103 के लिए आधार क्या आएगा भाई? अब तो आपको आने लग गया होगा। आधार क्या होगा? वेरी गुड, 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा आधार। तो बताओ, अब इसमें पूरक अंक नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे? विचलन लेंगे। इसमें क्या आता है भाई? विचलन। ध्यान देने की बात है, इसमें पूरक अंक ना आके क्या आता है? विचलन आता है। और विचलन क्या होगा? 103 का आधार से संख्या माइनस आधार होता है। सूत्र लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये लो मैं लिख देता हूँ। संख्या माइनस क्या होता है? आधार होता है सूत्र विचलन का। तो संख्या की जगह आप रखोगे 103 और आधार की जगह रखोगे 100। तो क्या आया विचलन? 0,3। विचलन क्या आया? 0,3। आधार में 2 जीरो है तो विचलन में भी हमें 2 अंक लेने हैं। विचलन में 2 अंक लेने। वैसे तो आप देखोगे 103 में से 100 घटाओगे 3 ही तो आ रहा है, एक ही अंक है 3। तो मैंने लेफ्ट में क्या कर लिया? पहले से ही 0 लगा लिया है। कल वाला तरीका ये है, आधार में 2 जीरो थे तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों? क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे लेफ्ट में 0 लगाकर इसको 2 अंक बना लेता हूँ। विचलन को क्या कर लेते हैं? हम 2 अंक बना लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको। इधर आते हैं, जो लेफ़्ट साइड है अपने जो पेज की लेफ़्ट साइड है और जो मेरे बोर्ड की जो लेफ़्ट साइड है, तो आप नोट्स बुक में ऐसे 2 लाइनें खींच के आप क्या करोगे? पृष्ठ को 3 भागों में बांट दोगे। यह आपका प्रथम खंड होगा। मेरे से पहले आपने लिख लिया होगा, आपकी कलम चलने लग गई होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। सेम तरीका है। तो कुछ विद्यार्थियों ने तो मेरे से पहले प्रश्न को भी कर लिया होगा। बहुत अच्छे विद्यार्थी है भाई। तृतीय खंड, ठीक है, तृतीय खंड। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रथम खंड में सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं? भाजक लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते थे? भाजक। प्रथम खंड में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? भाजक लिखते हैं। भाजक क्या अपना? 103 है। भाजक क्या है? 103 है। उसके बाद में विचलन लिखते हैं। मैं केवल v लिख के छोड़ रहा हूँ बच्चों, v के आगे डॉट लगा रखिए, इसका मतलब आप समझ जाना विचलन है। तो विचलन क्या आया हमारे? 0,3 आया। अब 0,3 आ गया, विधि कौन सी है? परावर्त्य योजित विधि है। इसका मतलब तो विलोम करना है। विचलन का क्या कर दोगे आप? विलोम कर दोगे। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है परिवर्तित अंक। तो यहाँ पे जो विचलन के जो अंक आ रहे थे 0 और 3, 5 से छोटे दिख रहे हैं आपको। विचलन के जो दोनों अंक आ रहे हैं 5 से छोटे दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सभी प्रश्न इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, परिवर्तित अंक यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे इनका चिन्ह बदल जाएगा। 0 प्लस का दिख रहा है, माइनस का हो जाएगा। अब 0 के माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो तो 0 ही रहने वाला है। तो 0 के आगे मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया है, ना ऊपर रेखा खींची है। 0 के ऊपर कभी विनकुलम लाइन नहीं आएगी। ओके, अब 3 है, वो प्लस का है, वो किसका बन जाएगा दोस्तों? माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कोई संख्या माइनस में आ रही है वैदिक गणित में, तो माइनस का चिन्ह हटा के आप क्या कर सकते हो? उसके ऊपर लाइन खींच सकते हो, ये बाहर वाले लाइन, विनकुलम लाइन खींच सकते हो।
तो अपने फर्स्ट कॉलम का काम लगभग पूरा हो गया है, लगभग नहीं कंप्लीट ही हो गया है। अब हम तृतीय कॉलम में आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा तृतीय कॉलम में आप क्या लिखोगे। आधार में कितने जीरो है भाई, आधार में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको, 2 जीरो दिख रहे हैं। तो भाज्य के 2 अंक आपको इकाई की ओर से लिखने हैं। भाज्य के 2 अंक क्या क्या है इकाई की ओर से, 5 और 4 हैं। अब शेष अंक जो बच रहे हैं हमारे पास उनको आपको द्वितीय खंड में लिखना है। द्वितीय खंड में शेष अंक हमारे पास 11 बच रहा है, तो वो 11 लिख दिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होती है जो सेम निखिलम विधि के सिद्धांत पर आधारित प्रोसेस है। तो वहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट करते थे वो पूरक अंक से स्टार्ट करते थे और यहाँ पे हम परिवर्तित अंक से स्टार्ट करते हैं। बाकी सब का सब डिट्टो कॉपी है इसमें। सबसे पहले द्वितीय खंड का जो प्रथम अंक आपको दिख रहा है, दिखाने के लिए मैंने ये एरो का इस्तेमाल किया है। या आप चाहो तो कर सकते हो एरो वाला ये चिन्ह, और नहीं चाहो तो आप ना करें, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट अंक आपको नीचे वाले खंड में यहाँ पे उतार देना है। द्वितीय कॉलम में जो नीचे वाला पार्ट है, भागफल वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे पहले अंक को उतार देना है। उतार दिया होगा, आपने नोट्स बना रहे हो बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 1 आया है वो किससे गुणा होगा, किससे गुणा होगा भाई, परिवर्तित अंक से गुणा होगा। और किस साइड से होगा, लेफ्ट साइड से। पहले 1 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और फिर यहाँ पे आप देखोगे 1 किससे गुणा हो रहा है, -3 से गुणा हो रहा है, तो माइनस का 3 ही तो आएगा। अब माइनस के 3 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके ऊपर बाहर लगा के लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ी जगह कम रुकेगी जी, समझ रहे होंगे आप। माइनस के चिन्ह लगाएंगे, थोड़ी सी इसमें भीड़ भाड़ जगह में आजकल कोरोना फैल रहा है वैसे ही, तो हम भीड़ भाड़ को कम करने का प्रयास कर लेते हैं। माइनस को इस प्रकार से सेट कर देते हैं, तो वो संख्या एक ही जगह सिमट कर रह जाएगी, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, जब भी बाहर आ रहा है तो आप तो माइनस ही समझना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आपने दोनों अंकों से गुणा कर दिया है, प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। अब एक कॉलम को जोड़ना है। फिर से मैंने एरो का इस्तेमाल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आप इस कॉलम को जोड़ रहे हो, समझाने के बतौर में ये काम कर रहा हूँ। 1 और 0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये 1 पुनः किससे गुणा होगा, परिवर्तित अंक से गुणा होगा। जो यहाँ आने वाला है वो अगले अंकों के नीचे लिख देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये 3 से गुणा होगा, -3 आएगा। -3 को मैंने मैनेज कर दिया बाहर के चिन्ह के साथ। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। अब देखो लास्ट अंक 4 था और हम इस अंक के नीचे पहुंच चुके हैं। प्रोसेस पूरी हो गई है। परावर्तित योज्य सूत्र का काम पूरा हो गया है। अब कैलकुलेशन करनी है जोड़ बाकी वाली। तो देखो जोड़ कर दो। 4 प्लस का है, 3 किसका है, माइनस का है। तो 4 और -3 कितना होगा भाई, 1 बच गया ना प्लस का। 4 और -3 कितना हुआ, प्लस का 1 हो गया है। यहाँ पे 5 है और 3 माइनस के हैं। फिर 0 है तो क्या आया, 2 आया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया। द्वितीय खंड किसको व्यक्त करता है, भागफल को, भागफल को। और तृतीय खंड में जो आंसर आ रहा है वो किसको व्यक्त कर रहा है, शेषफल को। किसको व्यक्त कर रहा है दोस्तों, शेषफल को। तो आपको समझ में आया होगा, अपना जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है। भागफल क्या आया, भागफल क्या आ रहा है आपके 11 आ रहा है। शेषफल आपके क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 21 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। अपना ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आंसर आ चुके हैं आपके 11 और 21, भागफल 11, शेषफल 21। समझ में आया होगा आशा करता हूँ आपको। फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। 4-5 क्वेश्चन हमारे को दे रखे हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 17 करके देख लेते हैं बच्चों। चलो हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, 1358 में आपको भाग देना है 113 का। 1358 में आपको भाग देना है
1358 में भाग देना है 113 का। 113 का आपको भाग देना है भाई। 1358 में आपको भाग किसका देना है? 113 का भाग देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, कुछ काम तो करना स्टार्ट कर दिया होगा आपने, कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर दी होगी कॉपी में, और मेरे को पूरा विश्वास है आपने आधा % अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है उनके लिए मैं फिर से यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, देखो, समझाने का। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे कि हमें समझ में आ गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करने से, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इससे भी बेटर आपको पढ़ा पाऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले संकेतों का काम कर लेते। थोड़े बहुत संकेत तो लिखने ही हैं, हालांकि संकेत और भी ज़्यादा लिखने होते हैं। जो आप कर रहे हो वो सभी चीज़ें आपको इधर लिखनी होती है, परंतु मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझा रहा हूँ। आप इतना भी कर दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पे संकेतों में सबसे पहले भाज्य क्या है, आपके भाज्य के बारे में लिखेंगे। भाज्य 1358 है मित्रों, क्या है? 1358 है। और भाजक क्या आ रहा है? भाजक के बारे में लिख दो। भाजक क्या है? 113 है। भाजक क्या है? 113 है। भाजक 113 है जी। अब भाजक के लिए आधार देखो आप, भाजक के लिए आधार क्या आएगा भाई? भाजक 113 है तो आधार क्या बनेगा? आधार क्या होगा? 100 बनेगा। आधार क्या होगा भाई? 100। आधार 100 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? विचलन निकालते हैं। परावर्तित योज्ययुक्त विधि में क्या होता है? विचलन आता है। विचलन का फार्मूला याद हो गया होगा, संख्या माइनस क्या होता है? आधार। संख्या माइनस आधार। मान रखो संख्या आपकी 113 है, आधार 100 है, विचलन 13 आ गया है। विचलन क्या आ गया भाई? 13 आ गया है। ठीक है, विचलन 13 आ गया है। विचलन के सभी अंक 5 से छोटे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको विनकुलम मेथड नहीं लगाना है। यदि विचलन के अंक 5 से बड़े होते हैं तो इनको हमें विनकुलम में बदलकर छोटा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यदि विचलन के सभी अंक 5 से बड़े होते हैं तो इनको विनकुलम की सहायता से 5 से छोटे अंकों में बदलना होता है, परंतु यहाँ पे पहले से ही 5 से छोटे आ रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको। आप तो इधर आके आप काम स्टार्ट करो। लेफ्ट साइड में 2 कॉलमों की सहायता से हम पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। ठीक है, तृतीय खंड। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे भाजक लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये भाजक आ गया। भाजक के बाद में विचलन आता है, वो क्या होगा? 13 होगा। और विचलन के बाद में परिवर्तित अंक आता है। परिवर्तित अंक क्या होगा? -1 -3, दोनों के माइनस का चिन्ह लग जाएगा। माइनस का चिन्ह लगेगा तो आप देखोगे माइनस की संख्या होती है, उसको उठा के आप उसके ऊपर बाहर का चिन्ह लगा दो तो और भी आसान हो जाएगा। यदि नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाहर का चिन्ह मैंने लगा दिया है। परिवर्तित अंक -1 और -3 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी तृतीय खंड में मान रखने की। तृतीय खंड में मान कैसे रखे जाते हैं? आधार में कितनी जीरो है वो देखा जाता है। आधार में कितनी जीरो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे आधार में 2 जीरो है, हमने देख लिया है। उसके बाद में जितनी जीरो होती है उतने ही भाज्य के अंक इकाई की ओर से तृतीय खंड में रख दिए जाते हैं। तो आप देखोगे 2 जीरो थी तो 2 अंक हम यहाँ पे रखेंगे। इकाई की ओर से 58 आ गया और यहाँ पे बचे हुए अंक यहाँ पे रख देते हैं, भाज्य के 13 आ गया। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आप सभी को विदित है। अभी क्वेश्चन में हमने किया था, पहले अंक को हम उतार देंगे ऐसे कि ऐसे ही भागफल वाले कॉलम में।
फिर ये भागफल वाला जो प्रथम अंक आया है, भागफल का प्रथम अंक क्या आया है, 1 आया है। 1 को किससे गुणा करोगे आप, परिवर्तित अंक से गुणा करोगे। तो परिवर्तित अंक क्या है, -1 है। भागफल का अंक प्लस का 1 है, दोनों को गुणा कर रहे हो, क्या आएगा, -1 आएगा। -1 को तो हम बाहर के द्वारा लिख देंगे जी, ठीक है। फिर ये 1 किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, माइनस के से तो -3 आएगा। दोनों से गुणा हो गया है दोस्तों। उसके बाद में आपको एक कॉलम को जोड़ देना है, जोड़ोगे 3 और -1 कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से ये 2 फिर से गुणा होगा परिवर्तित अंक से, तो 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, पहले 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 3 से गुणा होगा, क्या आएगा, 6 आएगा। और कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 6 आएगा, माइनस का आएगा। इतना हो गया। लास्ट अंक 8 था, 8 के नीचे हम पूछ चुके हैं। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 और -2 कितना बना, प्लस का 2 बना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है भाई, 5 है। यहाँ पे -3 -2 है, तो 5 -3 2 बचा, फिर -2 है, क्या बचा, 0 बचा। अब आप देख रहे हो इनमें माइनस का चिन्ह आया ही नहीं किसी में, तो हमारा ये कंप्लीट आंसर आ गया। द्वितीय खंड में जो यहाँ लिखा हुआ है वो भागफल है, तृतीय खंड में जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, शेषफल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर क्या है, 0,2। 0,2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, केवल 2 है। शेषफल क्या है, 2 है, ठीक है। शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। बहुत सिंपल था, बहुत लाजवाब था, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। ये 17वां क्वेश्चन था दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन था, 17वां क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 18वां आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे 19वां। अगला क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे, 19वां क्वेश्चन करेंगे, और बहुत फास्ट करेंगे। ये भी मैं बता देता हूँ, इसको बहुत जल्दी से करेंगे। देखो बहुत फास्ट तरीके से भाग देंगे, क्योंकि आपको सब प्रोसेस समझ में आ गई है। अब तो बहुत आसान हो गया है। 1,48,000 क्या है ये, सॉरी 14,885 है। 18वां क्वेश्चन क्या है, 19वां 14,885। ओके, 14,885 में आपको भाग देना है किसका, 14,885 में भाग देना है 123 का, 123 का भाग देना है। थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्लो पकड़वाते हैं। अपने चैप्टर को थोड़ा सा फ्लो पकड़वाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम ध्वजांक विधि के साथ मिलते हैं आपसे। इधर क्या लेंगे हम, संकेत, क्या लेंगे, संकेत। सुनो, संकेतों में सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, भाज्य। भाज्य क्या आ रहा है, 14,885 आ रहा है। भागफल क्या है, सॉरी भाजक क्या आ रहा है आपका, भाजक 121 है। 121 के लिए आधार क्या बनेगा दोस्तों, आधार क्या होगा, 100। तो विचलन क्या आएगा, विचलन का सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, विचलन का सूत्र आपको याद हो गया होगा। 121 माइनस 100 करोगे, विचलन क्या आ गया, 21 आ गया। 21 के सभी अंक 5 से छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते रहो। ये प्रथम खंड होगा आपका, और ये द्वितीय खंड होगा, द्वितीय खंड, और ये आपका तृतीय खंड हो गया जी, ठीक है। प्रथम खंड में सबसे पहले हम भाजक लिखते थे 121, फिर इसका विचलन लिखते थे, फिर विचलन के बाद में परिवर्तित अंक लिखते थे -2 -1। इस बार आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ, बाहर का चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं माइनस ही रख रहा हूँ, ठीक है, माइनस ही रख रहा हूँ। आप चाहो तो हटा के ये बाहर का चिन्ह लगा सकते हो, परंतु 1% आपको ऐसे भी बता देते हैं, ठीक है।
माइनस लगाकर भी बता देते हैं। उसके बाद में तृतीय खंड में लिखते हैं 2 जीरो आ रहे हैं तो 2 अंक रखेंगे। 85 यहाँ पे रख दिया मैंने। 2 अंक कैसे रखे, 2 जीरो आ रहे हैं तो 2 अंक रख दिए। शेष अंक इसमें आ जाएंगे 1 4 8। ठीक है, पहले अंक को हम ऐसे कैसे उतार लेते थे, 1 आ गया। 1 किससे गुणा हो रहा है, -2 से। इस साइड से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। फिर 1 -1 से गुणा होगा, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ओके, फिर इनको आपको जोड़ना है। प्लस का 2 आ गया, इसको जोड़ा है। अब अगले को नहीं जोड़ना है, एक बार में एक ही कॉलम को जोड़ना है। जो आया वो फिर से इधर से गुणा होगा। 2 इससे गुणा होगा, क्या आएगा, -4 आएगा। और 2 इससे गुणा होगा तो माइनस का 2 आएगा। अगले अंक के नीचे लिखना है। उसके बाद में फिर जोड़ना है। इसको जोड़ रहे हैं हम दोस्तों, तो आपके पास 8 है ऊपर और यहाँ पे -1 और -4, माइनस का 5 हो गया। तो 8 और -5 क्या आएगा, फिर 3 आ गया प्लस का। अब 3 फिर से गुणा होगा इनसे, तो माइनस का क्या आएगा, 6। -2 3 क्या होगा, माइनस का 6 होगा गुणा करने पर। फिर 3 को गुणा कर रहे हो किससे, -1 से, तो क्या आएगा, -3 आएगा। लास्ट वाला अंक 5 था, इसके नीचे हम पूछ चुके हैं। प्रोसेस पूरी समाप्त हो गई है। जोड़ बाकी करने हैं। 5 और -3 क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे 6 है, सॉरी 8 है, -2 और -6। तो आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इनको 0 आ जाएगा। यह आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आप देख रहे हो इनमें कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं आया है। तो आपका भागफल क्या हुआ भाई, भागफल क्या हुआ आपका, 123 आ गया। और शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आया बच्चों, 0,2 यानी कि 2। इस प्रकार से हमारी ये परावर्तित योजित विधि पूरी होती है। एक प्रश्न मैंने होमवर्क के रूप में दिया है, क्वेश्चन नंबर 18। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे, आप इस प्रश्न को हंसते हंसते कर दोगे। और भी जितने भी एग्जाम्पल आपको बुक में मिल रहे हैं वो भी करने हैं आपको। नोट्स नियमित बनाने हैं। मैं आपको हर दिन सुबह 8 बजे एक नई क्लास के साथ मिलूँगा। दोस्तों ये मेरा वादा है। कोरोना यानी कि कोरोना खुलते खुलते यानी कि कोरोना ख़त्म होते होते स्कूलें खुलेगी, तब तक मैं आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस पूरा करवा दूंगा। और साथ ही जब स्कूलें भी खुल जाएगी तो आपको कोई कोचिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे पूरा सिलेबस यथावत पाओगे। ठीक है, आप वीडियो को 8 बजे देखें, सुबह 8 बजे देखें। यदि आप 8 बजे नहीं देख पाते हो तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पर एनी टाइम उपलब्ध रहेगा। आप उस वीडियो को 5 बजे भी देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए विदा।